अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है आतिश ज़ादा। लास्ट एपिसोड। पाशा साहब से रब्ता किया गया। उन दोनों ने 2 आमिलों को भेज दिया। उन दोनों के नाम बाबर और मेराज थे। उन दोनों की उम्र तकरीबन 50 साल के आसपास थी। उनके सर और दाढ़ी के बाल घने थे। इस ग्रुप में बहुत से लोग शामिल थे, मुजम्मिल समेत उसकी वालदा, हानिया के घर वाले रोहान और आदिल, नाज, कफालत मिर्ज़ा जो कि फाज साहब की फरमाइश पर शामिल हुए थे। पाशा साहब ने उन्हें बता दिया था कि वो 2 काम के बंदे भेज रहे हैं जो कि उनकी मदद करेंगे। एक बड़ी सी हाईएस बुक की गई। सब तैयारियां मुकम्मल थीं। इंतज़ार था बस आखिरी मार्के का। उन लोगों को रात के करीबन 12 बजे रवाना होना था। रोहान अभी तक नहीं पहुंचा था। उसका कहना था वो रास्ते में मिलेगा। फिर रोहान आ गया और वो एक एक से बारी बारी हाथ मिलाता जा रहा था। लेकिन रोहान जब बाबर और मेराज के पास पहुंचा तो ठिठक कर रुक गया। रोहान को देखकर बाबर और मेराज के लबों पर मायनी खेज मुस्कुराहट दौड़ गई। रोहान चंद लम्हात उनको देखता रहा और फिर आगे बढ़ गया। फिर सारे एक एक करके वैन में बैठ गए। हानिया सबसे पीछे, मुजम्मिल सबसे आगे, और फिर वैन स्टार्ट हो गई। वैन का ड्राइवर काफ़ी माहिर मालूम होता था। जल्द ही वैन ने स्पीड पकड़ ली। रोहान ने ड्राइवर को रास्ता समझा दिया। रास्ता समझाने के बाद वो पीछे आकर आदिल के साथ बैठ गए। थोड़ी देर में सब सीटों पर सवार हो गए। आदिल सो गया। उसके साथ वाली सीट पर बैठा हुआ रोहान जाग रहा था। रोहान ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। आखिर वाली सीट पर हानिया नाज के साथ सोती नजर आई। हानिया को देखकर रोहान बस देखता ही रह गया। सोते में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। दूसरी सुबह जब सबकी आंख खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। वैन अभी तक सफ़र में थी। कितनी देर और लगेगी? हानिया ने पूछा। बस 1 से 1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, रोहान ने जवाब दिया। मेरे ख्याल से हम लोग नसीराबाद में हैं। वो जगह नसीराबाद के बाद ही आती है। मेरे हिसाब से 1.5 घंटे का सफ़र है। नसीराबाद काफ़ी पुरफिज़ा जगह है। मियाँ मुजम्मिल, तुम अपनी शादी के शुरू के दिन नसीराबाद में ही इंजॉय करना। कफालत मिर्ज़ा ने मुजम्मिल को मुखातिब किया। ज़रूर अंकल, मगर आपके खर्चे पर, मुजम्मिल का जवाब था। सब लोग मुजम्मिल की बात पर हंस पड़े। वैन एक खूबसूरत वादी में पहुंची जो कि इंतहाई खूबसूरत और छोटी सी थी। हसीन और कुदरती मनाजिर से भरपूर। दूर दूर तक घास का दबीज कालीन बिछा हुआ और उसके गिर्द घने दरख्तों के दरमियान एक कदीम सी इमारत मौजूद थी। ये इमारत किसी रेस्ट हाउस के तौर पर बनी हुई थी। सदर दरवाजे पर पुराने वक्तों की तरह फाटक भी बना हुआ था। दूर से ही अंदाजा होता था कि इमारत के अंदर आतिशदान भी होगा, क्योंकि छत पर धुएं की चिमनी निकली हुई दिखाई दे रही थी। उस चिमनी के गिर्द कबूतरों ने अपने आशियाने बनाए हुए थे जो कि काफ़ी तादाद में मौजूद थे। सब वैन से उतर आए। फिर मुजम्मिल ने फाटक का दरवाज़ा खोला और सब अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते वक्त मुजम्मिल और हानिया एक दूसरे के आगे पीछे थे। यूं लग रहा था कि जैसे उन लोगों के आने से कबल ही इस इमारत को साफ किया गया हो। हर जगह से नफासत और सफाई के जलवे दिखाई दे रहे थे। ये एक बहुत बड़ा सहन था जिसके एक जानिब बागीचा भी मौजूद था, लेकिन इमारत खाली होने के सबब इस बागीचा में चंद सूखे हुए जंगली पौधों की बहुतात थी। ऐसे में बाबर की आवाज़ उभरी, क्या इस इमारत में कोई रहता भी है? नहीं, रोहान बोला। तो ये सफाई? ये जगह मेरी और मैं यहाँ का शहंशाह हूँ। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, रोहान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। फिर कोई कुछ ना बोला। अब वो अंदरूनी हिस्से में आ चुके थे, एक हॉलनुमा कमरे में जिसमें बाकायदा कुर्सियों और बड़ी टेबल का इंतज़ाम किया गया था। इमारत के अंदर बाकायदा रोशनी का इंतज़ाम मौजूद था। जगह जगह कैरोसिन लैंप थे जिनको रोशन कर दिया गया। सब लोग हॉल में बैठे थे। रोहान कमरे से बाहर जा चुका था। आदिल भी उसके पीछे था। नाज हानिया के साथ ही थी। मुझे तो नहीं लगता कि रोहान इस मूजी से मेरा पीछा छुड़ा पाएगा। आज मेरी वजह से मेरे मुजम्मिल की जान खतरे में पड़ गई। मैं सोचती हूँ कि अपने आप को उसके हवाले कर दूँ। उसकी बात सुनकर नाज चौंक गई। दूसरे पल वो हमदर्दी से बोली, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही कोई सबील निकालेगा। हानिया ने कोई जवाब न दिया। अचानक हानिया की नज़रें खिड़की की जानिब उठ गईं और दूसरे ही पल उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने जो कुछ देखा वो उसके लिए नाकाबिल यकीन था। वही स्यापोश बारिश में खड़ा भीग रहा था। हानिया की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर मुजम्मिल भागा हुआ आया। साथ ही बाबर भी था। क्या हुआ? वो स्यापोश, हानिया ने कांपते हुए जवाब दिया। कहाँ? बाबर ने पूछा। वो सामने। हानिया की आंखों से हद दर्जा खौफ जाहिर हो रहा था।
मुजम्मिल ने देखा तो सामने बारिश में कोई खड़ा नजर आया। अरे ये तो रोहान है हानिया, मुजम्मिल ने जवाब दिया। मुजम्मिल की बात सुनकर बाबर के होंठों पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट दौड़ गई। अब हानिया ने उस तरफ देखा तो वाकई वो रोहान था जो कि बारिश में खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा हानिया की तरफ ना था बल्कि वो दूसरी तरफ देख रहा था। मैं झूठ नहीं कह रही, अभी मैंने उसको देखा था, हानिया ने रोहान सी आवाज में कहा। मैंने कब कहा तुमने झूठ कहा? तुम्हारी नजरों को धोखा भी हो सकता है। अब सब लोग हानिया के गिर्द जमा थे। अचानक बाबर ने मुजम्मिल के कान में कुछ कहा। मेरे ख्याल से वो ठीक कह रही है। क्या मतलब? मुजम्मिल झिल्ला गया। हानिया बीबी के लहजे का यकीन इस बात का गमाज है कि वो झूठ नहीं बोल रही। क्या मतलब? तुम ये कहना चाहते हो रोहान और स्याहपोश एक ही है? मुजम्मिल की बात पर बाबर के होंठों पर मायनी खेज मुस्कुराहट दौड़ गई। मतलब तुमको थोड़ी देर में खुद ही पता चल जाएगा। उसी लम्हे रोहान कमरे में दाखिल हुआ। तुम बारिश में क्या कर रहे थे रोहान? मुजम्मिल ने पूछा। यार मुझे बारिश में भीगना पसंद है। इतना कहकर रोहान एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसी लम्हे किचन से खानों की बेहतरीन खुशबुएं आने लगीं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेराज कंधे पर एक बड़ा सा बैग लटकाए कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक रजिस्टर था जिसमें एक अदद निकाहनामा मौजूद था। निकाहनामा उसने मुजम्मिल से लिया था। उसने बैग एक मेज पर रख दिया और बैग खोल दिया। बैग से एक बड़ी सी बोतल निकाली जो कि निहायत ही अजीब सी थी। ऐसी बोतलें मुजम्मिल ने बहुत कम देखी थी। बोतल को देखकर रूहान चौंका। बोतल का रंग सब्ज था। शराब की बोतल है, कफालत मिर्जा ने कहा। नहीं, बाबर ने कहा। फिर क्या चीज़ है इसमें? फाहद साहब ने कहा। फाहद साहब की बात सुनकर बाबर ने मुस्कुराकर कहा, यह बोतल किसी अहम चीज़ का वजन उठाएगी। फाहद साहब ने कुछ ना समझते हुए सर हिला दिया। अब हानिया और मुजम्मिल के निकाह की रसूमात शुरू की जाती हैं। मेराज ने बुलंद आवाज में कहा, ठहरो। रोहान की आवाज़ गूंजी जो कि कुर्सी पर पांव फैलाए बैठा था। उसकी नज़रें हानिया की सिमत थीं। रोहान के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट खेल रही थी। फिर रोहान कुर्सी से उठा और टहलने के अंदाज में आदिल के पास जा खड़ा हुआ। मुजम्मिल, जहां तुम अपनी जिंदगी का आगाज करने वाले हो वहीं मैं भी अपनी मोहब्बत की दास्तान पूरी करना चाहता हूं। जरूर, मैं तुमसे पहले दिन से कह रहा हूं। वो मुस्कुराया। जब मौका नहीं था। मेरा इल्म कहता है कि दुरुस्त मौका इस दिन है जब तुम्हारी शादी हो। क्या मतलब? धीरज मेरे दोस्त, मैंने भी कोई 6 या 7 साल इंतजार किया है। फिर उसने हानिया की तरफ देखा और बोला, मैं एक लड़की की पादाश में अपने कबीले से निकाला गया। मैं उससे निकाह करना चाहता था, पापा नहीं माने। उस लड़की को पहली बार मैंने उस वक्त देखा जब वो अपनी एक दोस्त के साथ सड़क पर चली जा रही थी और मैं वहीं था और लड़की मुझे देखकर डर रही थी। उसकी दोस्त का भी बुरा हाल था। इतना सुनना था कि हानिया के चेहरे के तासुरात अजीब हो गए। रोहान अपनी बात जारी रखे हुए था। फिर उस लड़की को मुझसे अलग कर दिया गया। फिर मैंने उसकी तलाश शुरू कर दी। उसकी तलाश मुझे यूनिवर्सिटी ले गई। यूनिवर्सिटी में मैंने उसको पहली बार देखा। मेरी मोहब्बत की आग और तेज हो गई। तुमने यूनिवर्सिटी में उस लड़की के लिए दाखिला लिया था। कौन है वो लड़की? मुजम्मिल ने बेताबी से पूछा। मुजम्मिल की बात पर आदिल के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई जबकि रोहान के चेहरे के तासुरात ड्रामाई हो गए। हाँ, वो लड़की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती है। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि वो कौन है। जानते हो, मैं उससे मोहब्बत कर बैठा जो कि खाक है और मैं तो आग हूं। आग हूं? क्या मतलब? आग से तो जिन्नात बने होते हैं, बाबर ने कहा। हाँ, मैं वही जिन हूं जो हानिया का पीछा किया करता। पहली बार जब मैंने हानिया को देखा तो हानिया स्कूल से घर जा रही थी। उसी वक्त ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई और फिर बारिश का वो मौसम मेरी कुव्वत बढ़ाता था और प्रोफेसर अता ने हमारा मजाक उड़ाया, हमारी कौम का मजाक उड़ाया। देखो, आज वो पागल खाने में पड़ा है। अब हानिया को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। कभी मैं स्याहपोश के रूप में मिलता हूँ और कभी बिल्ले के रूप में, रोहान ने सनसनीखेज लहजे में कहा। रोहान के इंकिशाफ से सबका मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया, खासकर आदिल का। हानिया की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। तुमने दोस्त बनकर मुझे धोखा दिया, मुजम्मिल ने भर्राई हुई आवाज में कहा। नहीं दोस्त, मोहब्बत में सब चलता है, रोहान मुस्कुराया। कमरे में मौत का सा सन्नाटा तारी था। हानिया और मुजम्मिल की वो हालत थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। खुद रोहान के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट थी। एक बात और बता दो, बाबर बोला, तुम इस वादी में हमें क्यों लाए? ये मेरी अपनी जगह है, यहाँ मेरी कुव्वतें बढ़ती हैं। मेरे इल्म ने मुझे बताया था कि अगर मैं हानिया को उसी वक्त हासिल करता हूँ जब वो किसी इंसान के निकाह में जाने की तैयारी में हो। अब देखो, मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। अब हानिया मेरी होगी। रोहान की आवाज़ हद दर्जा भारी हो गई। सबकी हालत खौफ से पतली थी, खासकर हानिया की। हानिया की नज़रों में खौफ था।
वो फटी फटी नजरों से रोहान की तरफ देख रही थी। तुमने हानिया का हाथ पकड़ा था ना, अब मैं तुमको बताऊंगा, रोहान ने मुजम्मिल को मुखातिब करके कहा। मुजम्मिल सख्त किसी कैफियत में था। अचानक वो बोला, मैं हानिया से अब भी मोहब्बत करता हूँ और करता रहूंगा, तुम चाहे जान से मार दो। मुजम्मिल का लहजा पुरज़म था। जवाब में रोहान के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। दूसरे ही पल उसकी हैयत बदलने लगी। अब रोहान उस बिल्ले के रूप में आ चुका था जो अपनी खूंखार आंखों से उनकी तरफ देख रहा था। अचानक उसने मुजम्मिल की तरफ जस्त लगाई। उसी लम्हे बाबर का हाथ अपनी जेब में गया। जब बाहर आया तो उसके हाथ में एक नीले रंग की तस्बीह मौजूद थी जो कि चमक रही थी। बाबर ने जोर से हक अल्लाह का नारा लगाया और तस्बीह उस बिल्ले की जानिब उछाल दी। तस्बीह सीधी बिल्ले की कमर पर लगी। वो बिल्ला फिजा में ही झूल कर रह गया। वो तस्बीह तेजी से बिल्ले की कमर के गिर्द लिपटी जा रही थी और जब बिल्ला जमीन पर गिरा तो उसके गिर्द शिकंजा कस चुका था। मेराज ने कुछ पढ़कर फूंक मारी। एक बहुत बड़ा लोहे का जाल उस बिल्ले के गिर्द खड़ा हो गया। लोहे के जाल से एक अजीब किस्म की रोशनी निकल रही थी। बिल्ले ने जोर लगाया और अपने आप को उस शिकंजे से आज़ाद करवाया। वह बड़ी तेजी से उस जाल की तरफ भागा, मगर जैसे ही वो जाल के नज़दीक पहुंचा, आग का एक शोला सा निकला। उस जाल से वह बिल्ला डरकर पीछे हट गया। वो कोशिश करता रहा, हर बार उसको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। बिल्ले की यह हालत देखकर सबने सुकून का सांस लिया। हानिया के चेहरे पर बेतहाशा सुकून था और वो नफरत भरी निगाहों से बिल्ले की जानिब देख रही थी। मुजम्मिल ने गौर से बिल्ले की तरफ देखा तो उसका जिस्म कई जगह से जख्मी और जला हुआ था। ना जाने क्यों मुजम्मिल को अफसोस होने लगा। रोहान के चेहरे पर बेपनाह करब के तासुरात थे। अचानक आदिल जोर से चिल्लाया और चिल्लाता हुआ तेजी से लोहे की जाल की तरफ भागा। वो चिल्ला रहा था, मेरे दोस्त को छोड़ दो, मुझे मार दो, इसको छोड़ दो। मुजम्मिल ने उसको रोकने की कोशिश की मगर आदिल ना रुका। जैसे ही उसने लोहे के जाल को हाथ लगाया, आग का एक शोला निकला उस लोहे से जो कि आदिल के सीने से टकराया। आदिल के मुंह से एक जबरदस्त कराह निकली और वह वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आदिल की यह हालत देखकर मुजम्मिल तेजी से उसकी जानिब बढ़ा और नाज भी उसके पीछे थी। आदिल मेरे दोस्त, रोहान चिल्लाया, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है रोहान। आमिल बोला, भूल है तुम्हारी, ये जाल मुझे कब तक कैद रखेगा। रोहान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं हानिया से प्यार करता हूं और उसको हासिल करके रहूंगा। रोहान ने तंजिया अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। मेराज उर्फ मुर्शद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये जाल रूहानी कुव्वतों का मजहर है, मैं इस जाल को तोड़ दूंगा। ऐसी तमाम कुव्वतें रोहान के आगे बेबस हैं, कोशिश कर लो, बाबर साहब ने तंजिया अंदाज में कहा। बाबर साहब के मुंह से यह सुनकर रोहान के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने बेनियाजी से सर झटका और दूसरे ही पल रोहान की हैयत बदलना शुरू हो गई। रोहान की हैयत बदलते हुए देखकर नाज और हानिया के हलक से चीख निकल गई। आरजू बेगम के चेहरे पर सख्ते किसी कैफियत तारी हो गई। चंद लम्हों में रोहान एक स्याह रंग के मोटे से सांप की सूरत में आ चुका था। उस सांप की ऊपरी जिल्द स्याह और सुर्ख रंग की धारियों से मुज़य्यन थी। उन धारियों से नीले रंग की रोशनी सी फूट रही थी। सांप की ऊपरी जिल्द तकरीबन 6 फुट मोटी थी। सांप अपनी छोटी छोटी सुर्ख आंखों से चारों तरफ देख रहा था। हानिया को उन आंखों से खौफ सा महसूस होने लगा। अचानक उस सांप ने जाल की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। जैसे ही सांप की जिल्द जाल से टकराई, उस जाल से एक शोला सा बुलंद हुआ। शोला बहुत बुलंद था। शोला देखकर सबके चेहरे पर सुकून सा तारी हो गया। सब यही समझे कि शायद रोहान उस शोले से जलकर भस्म हो गया है। लेकिन जब शोले मध्यम हुए तो मुर्शद की भी आंखें खुल गईं। वो जाल किसी पानी की तरह पिघल चुका था और सांप का भी कुछ नहीं बिगड़ा। जैसे ही सांप जाल से बाहर आया, सबकी चीखें बुलंद हो गईं। नाज और हानिया की चीखें छत से बातें कर रही थीं। आरजू बेगम पीछे हटकर दीवार से लग गईं। मुजम्मिल के चेहरे पर शदीद किस्म की दहशत और खौफ नजर आने लगा। सांप ने बाहर आते ही दोबारा बिल्ले का रूप धार लिया। अब बिल्ला तेजी से हकीम साहब की जानिब दौड़ रहा था। उसके हलक से खौफनाक किस्म की गुर्राहटें बुलंद हो रही थीं। बिल्ले ने एक भरपूर किस्म की छलांग लगाई और अपने ही जोर में हकीम साहब को लेता हुआ दीवार से जा टकराया। उसने अपने पंजों से हकीम साहब के चेहरे पर खराशें डाल दी। हकीम साहब की चीखें छत से बातें कर रही थीं। उनका चेहरा कई जगह से लहूलुहान हो चुका था। ये देखकर मुर्शद तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने कुछ पढ़कर बिल्ले पर फूंक मारी। फूंक का मारना ही था कि बिल्ले से एक खौफनाक किस्म की गुर्राहट बुलंद हुई और वह तड़पकर पीछे हट गया। हकीम साहब का चेहरा बुरी तरह से लहूलुहान हो चुका था और वह गहरे गहरे सांस ले रहे थे। मूजी, बाज आजा, इंसानों पर जुल्म ढाने से वो तेरी नहीं हो सकती तो मतलब नहीं हो सकती, मुर्शद ने शदीद गुस्से में कहा। इतना सुनना था कि बिल्ले के हलक से कहकहा बुलंद हुआ।
मुजम्मिल ने जिंदगी में पहली बार किसी जानवर को कहकहा लगाते सुना। हानिया पर खौफ के सबब सख्त किसी कैफियत तारी हो चुकी थी। ये तेरी भूल है मुर्शद, मेरा नाम रोहान है। जब मैं किसी चीज को हासिल करना चाहूं तो रास्ते आज खुद बनते चले जाते हैं और मैं तो इससे प्यार करता हूं। बिल्ले ने इंसानी आवाज में कहा और दूसरे ही पल वो वापस इंसानी रूप में आ चुका था। हानिया ने देखा कि उसके हाथों पर खून लगा हुआ है। ये देखकर हानिया की आंखों से नफरत झांकने लगी। नफरत करती हूं मैं तुमसे, नफरत। डराकर कभी मोहब्बत नहीं की जाती। तुमने हर पल मुझे खौफजदा रखा, हर पल मुझे अजियत दी। मैं तुमको और तुम्हारी मोहब्बत को ठोकर मारती हूँ, थूकती हूँ तुम पर। हानिया ने पहली बार जुबान खोली और गुस्से में कहा। यह सुनना था कि रोहान के चेहरे पर मौत का सा सन्नाटा तारी हो गया। उसने फौरन ही सर झुका लिया और आंखें बंद कर लीं। हानिया उसको नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। अचानक उसने सर उठाया। हानिया उसकी आंखें देखकर कांप गई। उसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे उनमें खून उतर आया हो। वो फीकी सी मुस्कुराहट से बोला, मोहब्बत ना सही तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे आशिक को मार दूंगा, उसके बाद तो तुम मुझसे मोहब्बत करोगी। उसके लबों पर जहर भरी मुस्कुराहट थी। इतना सुनना था कि हानिया के हलक से चीख निकली और मुजम्मिल के चेहरे पर खौफ तारी हो गया। इतना कहकर उसने वापस बिल्ले का रूप धार लिया। बिल्ले की नजरें मुजम्मिल की तरफ थीं। जैसे ही उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब न हो सका। ऐसा लगा कि जैसे उसके कदम उसी जगह जाम हो गए हों। यह देखकर मुर्शद ने कहकहा लगाया और कहा, ऐ बदबख्त जिन, मैंने तेरे कदमों को बांध दिया है, अब तू मेरी मर्जी के बगैर हिल नहीं सकेगा। तेरी भूल है मुर्शद, दुनिया की कोई ताकत रोहान को हरा नहीं सकती। उसी पल फिजा में अजीब सी बदबू फैल गई। वो बदबू बेहद नागवार थी, इतनी नागवार के सबका दिल मतलाने लगा। सभी ने अपनी नाक पर हाथ रख लिए, लेकिन मुर्शद ने ऐसा नहीं किया। वो जहरखुंद नजरों से बिल्ले को घूर रहे थे। अचानक बिल्ले ने मुजम्मिल की सिमत छलांग लगाई। बिल्ले को छलांग लगाते देखकर मुर्शद की पेशानी पर बल पड़ गए। शायद उस बदबू ने मुर्शद के वजीफे को बेअसर कर दिया। बिल्ला अपनी झोंक में मुजम्मिल पर गिरा। अपने पंजों से मुजम्मिल के चेहरे पर खराशें डाल दी। हानिया चीख कर मुजम्मिल की सिमत भागी। मुर्शद ने आंखें बंद कर लीं और कोई वजीफा पढ़ने में लग गए। छोड़ दो इसको, छोड़ दो, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं। इतना सुनना था कि बिल्ला वहीं रुक गया। उसने मुजम्मिल को छोड़ दिया। जैसे ही उसने मुजम्मिल को छोड़ा, हानिया ने देखा कि मुजम्मिल का सारा चेहरा खून से तर है और वो आंखें बंद के गहरी गहरी सांसें ले रहा है। उसी पल रोहान ने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। अब वो आहिस्ता आहिस्ता हानिया की सिमत बढ़ रहा था। उसके लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। हानिया सर झुकाए शिकस्त खुर्दा अंदाज में खड़ी थी। ऐसा मत करो हानिया, एक बाप की गैरत यूं मत नीलाम करो, फाहद साहब गिड़गिड़ाए। उनकी बात सुनकर हानिया ने अपना झुका हुआ सर उठाया। फाहद ने देखा कि हानिया की आंखों से आंसू जारी थे। बाबा, मैं मुजम्मिल से इतनी मोहब्बत करती हूँ, अगर मुझे इसके लिए जान भी देनी पड़े तो कोई फर्क नहीं। वैसे भी इस जिन को मेरा जिस्म मिलेगा, वो भी मुर्दा हालत में। जिंदगी में तो मैं इसकी कभी नहीं हो सकती, हानिया ने गुलूगीर लहजे में कहा। इतना सुनना था कि फाहद साहब और आरजू बेगम बेख्तियार फूट फूट कर रोने लगे। ये देखकर रोहान उसी जगह खड़ा हो गया। चंद लम्हात वो सोचता रहा और फिर बोला, तुम मेरी मर्जी के बगैर मर भी नहीं सकती। अपनी कुव्वतों के नशे में इतना मत झूमो। रोहान, इतना याद रखो, एक ऐसी कुव्वत है जो सब देख रही है, उसके कहर से डरो। इतना कहकर हानिया फूट फूट कर रो दी। रोहान चंद लम्हों तक उसको रोता हुआ देखता रहा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सिमत बढ़ा। जैसे ही रोहान ने हानिया का हाथ पकड़ा, उसी पल अपने वजीफे में मसरूफ मुर्शद ने जेब से एक सब्ज रंग की तस्बीह निकाली। उसके हर दाने पर अल्लाह के मुबारक सिफाती नाम लिखे थे। उन्होंने वो तस्बीह रोहान की सिमत उछाल दी। जैसे ही वो तस्बीह रोहान के जिस्म पर गिरी, रोहान के हलक से दिल खराश किस्म की चीख निकली। वो उछलकर दीवार से जा टकराया और तस्बीह तेजी से एक रस्सी की सूरत में उसके जिस्म के गिर्द लिपटती चली गई। ऐ मरदूद जिन, ये मामूली तस्बीह नहीं, रब्बे पाक के मुबारक नामों का विर्द किया हुआ है। अब तू बच नहीं पाएगा। रोहान ने हिलने की कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो पाया। अब पहली बार हानिया ने उसके चेहरे पर खौफ के आसार देखे। ये देखकर हानिया के चेहरे पर पहली बार सुकून के आसार जाहिर हुए। बेटा, एक गिलास पानी लाओ, मुर्शद ने मुजम्मिल की तरफ देखकर कहा, जो अब बेहोश हो चुका था। हानिया दौड़कर पानी ले आई। मुर्शद ने फौरन ही पानी पर कोई वजीफा किया। जैसे ही उन्होंने उस पर पड़कर फूंका, पानी का रंग गोल्डन हो गया। मुर्शद ने तेजी से उस पानी को मुजम्मिल के चेहरे पर उंडेल दिया। पानी के गिरते ही मुजम्मिल के चेहरे से सारी खराशें दूर हो गईं। चेहरा यूं साफ हो गया जैसे खराशें कभी पड़ी ही ना हो। फिर दूसरे गिलास से हकीम साहब ने अपना चेहरा धोया। हकीम साहब का चेहरा तंदुरुस्त हो गया, नाज होश में आ गई। मुर्शद फौरन ही रोहान की सिमत बढ़े। रोहान के चेहरे पर शदीद करब के आसार थे। उसकी आंखें बंद थीं, ऐसा लग रहा था वह बिल्कुल ही बेबस हो गया हो।
तुम्हारी हालत देखकर मुझे सख्त अफसोस है, लेकिन कानून कुदरत है, जिन और इंसान का कभी मिलन नहीं हो सकता। मुर्शद की बात सुनकर रूहान ने आंखें खोली। उसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट थी, चेहरे पर करब के आसार। मैं जानता हूँ मुर्शद, तुम्हारी तस्बीह ने मेरी कुव्वतों को सलब कर लिया है, लेकिन अब मैं हानिया के बगैर जिंदा नहीं रहना चाहता, मुझे मार दो, रूहान ने जवाब दिया। ये देखकर हानिया चौंक गई। दूसरे ही पल उसके चेहरे पर नफरत ऊद कर आई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। मुजम्मिल अब होश में आ चुका था। उसकी हालत अब कदरे बेहतर थी। रूहान, मैं तुम्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से हुक्म देता हूँ, इस बोतल में आ जाओ। इतना कहकर उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने रूहान की सिमत फूंक मारी। फूंक मारते ही रूहान को ऐसा लगा कि जैसे जलजला सा आ गया हो। फिर उसने धुएं का रूप इख्तियार करना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हात के बाद वह धुआं उस बोतल में दाखिल हो रहा था। जैसे ही धुआं बोतल में दाखिल हुआ, मुर्शद ने फौरन ही कॉर्क लगा दिया। हकीम साहब को भी होश आ चुका था। लो भाई मुजम्मिल मियाँ, अब तुम आराम से निकाह कर सकते हो, हम इस बोतल को ठिकाने लगा देंगे, मुजम्मिल ने मुस्कुरा कर कहा। बहुत शुक्रिया आपका मुर्शद, मगर मुझे आदिल के लिए अफसोस है। मुजम्मिल ने ज़मीन पर पड़े आदिल की तरफ इशारा करके कहा। इसकी अपनी गलती थी, इसने अपने दोस्त की मोहब्बत में उस जाल को हाथ लगाया जिस पर एक बहुत बड़ा वजीफा किया गया था। मगर यह मरा नहीं है, लेकिन होश में आने के बाद हमेशा के लिए पागल हो जाएगा, मुर्शद ने अफसुर्दगी से कहा। अब तो भाई की शादी बड़ी ही धूमधाम से होगी, नाज ने शरारतन मुजम्मिल की तरफ देखकर कहा। जवाब में हानिया ने उसके सर पर चपत लगा दी। सब लोग कहका लगाकर हंस पड़े। रूहान तो कैद हो गया, मगर उसके हिस्से का खाना कौन खाएगा, कफालत ने मुंह बनाकर कहा। बांध ले, बाजार में फरोख्त कर देना, फहद साहब का जवाब था। एक बार फिर बुलंद कह के गूंज उठे, मगर हकीम साहब की मुस्कुराहट उन कहकों पर हावी थी। जब सब लोग रुखसत हो रहे थे, ना जाने क्यों मुजम्मिल को यह पुरफिजा मुकाम उजाड़ लग रहा था। यूं लग रहा था कि हर चीज मुरझा गई हो, जैसे कि हर चीज रूहान के दम कदम से हो। उन लोगों ने वहां से जाने में जल्दी की थी। आदिल को शहर के अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। हकीम साहब और मुर्शद ने वो बोतल समुंदर बुर्द कर दी। अरमानों भरी रात मुजम्मिल की जिंदगी में सितारे लेकर आई। उन दोनों की मोहब्बत अपनी मंजिल तक पहुंच गई। कहते हैं जब आपकी मोहब्बत सच्ची हो तो पूरी दुनिया आपको उससे मिलाने में लग जाती है। शादी को 1 माह गुजर चुका था। वह दोनों बहुत खुश थे। मुजम्मिल कमरे में मौजूद था। अचानक हानिया ने ड्रेसिंग की दराज में हाथ डाला। जब उसका हाथ बाहर आया तो हाथ में वही गुलाब का फूल था जो कि महक रहा था। गुलाब को देखकर हानिया के चेहरे के तासुरात अजीब से हो गए। उसने फौरन ही वो गुलाब बिस्तर पर फेंक दिया। क्या हुआ, इसको फेंक दिया? मुजम्मिल मुस्कुराया। नफरत है मुझे इस गुलाब से, इस गुलाब के फूल वाले से, हानिया ने नफरत से कहा। यह देखकर मुजम्मिल ने आगे बढ़कर वो गुलाब उठा लिया। मुजम्मिल के हाथ में आते ही वो गुलाब सुलगने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस गुलाब ने उसे पसंद ही ना किया हो। मुजम्मिल ने पहली बार सुलगता हुआ गुलाब देखा। वह बिल्कुल इस तरह सुलग रहा था जैसे कि कोयले सुलग रहे हों। हानिया, बेशक उसने नफरत अंगेज काम किया था, मगर वो तुमसे मोहब्बत करता था और मोहब्बत मजबूर कर देती है। मोहब्बत की दुनिया में सही और गलत कुछ नहीं होता, बस मोहब्बत होती है। मुजम्मिल ने तवील सांस लेकर अपनी बात मुकम्मल की। हानिया ने कोई जवाब न दिया, बस वो गुलाब की तरफ हकारत भरी निगाहों से देख रही थी। उसने फौरन ही मुजम्मिल के हाथ से गुलाब लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। मुजम्मिल ने यह देखकर तवील सांस ली और खिड़की की तरफ देखकर बोला, दोस्त, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, ये मोहब्बत है ही ऐसी। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ही करता। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। दूसरा दिन हंगामा खेज था। दूसरी सुबह हानिया ने वो गुलाब फिर अपने सरहाने पाया। उसकी ताज़ा खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। ये देखकर हानिया उठी और डर कर पीछे हट गई। हानिया ने गुलाब को गौर से देखा तो उसको ऐसा लगा कि रूहान उससे मुखातिब हो और कह रहा हो, तुम मुझे बेशक अपने दिल से दूर कर दो, मगर मेरी खुशबू खुद से दूर नहीं कर सकोगी।